गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का हमारी संस्था कैरियर कैंपस में स्वागत है। पॉलिटी सेशन में हम राष्ट्रपति के संबंध में पढ़ने वाले हैं और पहला वीडियो हमने राष्ट्रपति से जुड़े हुए जितने भी आर्टिकल्स था उसके बारे में बताएं। आज हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रपति के पास कौन कौन से शक्तियां हैं और राष्ट्रपति अपने उन शक्तियों का यूज किस तरह से करते हैं, अपने सारे शक्तियों का उपयोग किस तरह से करेंगे और उसके अंतर्गत वो कौन कौन से कार्य करते हैं, इसके बारे में भी हम आज बारीकी से समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि राष्ट्रपति के पास कौन कौन से शक्तियां संविधान के द्वारा प्रदान किया गया है। तो संविधान के द्वारा सबसे पहले तो इन्हें कहा गया है राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक प्रमुख होगा और कार्यपालिका का भी प्रमुख होता है। तो संवैधानिक प्रमुख के तौर पर ये राष्ट्रपति होते हैं भारत में। और भारत के जो राष्ट्रपति है इनकी प्रेरणा भले ही ब्रिटेन के महारानी या ब्रिटेन में जो प्रणाली है राष्ट्रपति के उससे प्रेरित है, लेकिन बिल्कुल उसके तरह प्रक्रिया यहाँ नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो राष्ट्रपति है उनका चुनाव नहीं होता है बल्कि वो वंशानुगत होता है ब्रिटेन में। लेकिन भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, चुनाव होता है। तो ये भी ध्यान रखेंगे, उनसे प्रेरित जरूर है बट वह उसी तरह का प्रक्रिया हूबहू नहीं है, चुनाव इनका अलग है। यहाँ पर वंशानुगत कुछ भी नहीं है भारत में। तो भारत में राष्ट्रपति को शक्तियां कौन कौन से शक्ति उन्हें प्राप्त है, इसको अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले एक आता है कार्यपालिका शक्ति। राष्ट्रपति के पास कार्यपालिका शक्ति है और कार्यपालिका शक्ति के तहत ही राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख के तौर पर और कार्यपालिका के जो प्रमुख होते हैं राष्ट्रपति ही होते हैं। और इसीलिए देश के में जो भी कार्य किया जाता है, केंद्र सरकार के जितने भी कार्य होते हैं वह सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किया जाता है, राष्ट्रपति के ही नाम से होता है। तो कार्यपालिका शक्ति इसके अंतर्गत और सारे प्रावधान है जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर मंत्री वगैरह सबकी नियुक्ति करते हैं। विधायिका शक्ति हम सबको एक एक करके देख लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है विधायिका शक्ति और इसके तहत ये जो राष्ट्रपति कानून वगैरह बनाने के प्रक्रिया में जो आता है तो उसमें कौन कौन से प्रावधान है इसको हम समझेंगे। फिर नेक्स्ट है न्यायपालिका शक्ति। राष्ट्रपति के पास न्यायपालिका से संबंधित कौन कौन से अधिकार है, न्यायपालिका से जुड़ा हुआ कौन कौन से अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है संविधान में और वो उनका यूज कैसे करते हैं वो भी हम समझेंगे। नेक्स्ट है विशेषाधिकार। राष्ट्रपति को कुछ विशेष अधिकार भी प्रदान किया गया है और वो विशेषाधिकार क्या है, किस कंडीशन में मिला हुआ है, उसको भी समझेंगे। नेक्स्ट है वीटो शक्ति। राष्ट्रपति के पास वीटो पावर भी है। हालांकि ऐसे वीटो शब्द जैसे कोई प्रयोग तो नहीं किया गया है, लेकिन एक बोलचाल में आता है कि इनके पास एक वीटो पावर जैसी ही एक शक्ति है। तो ये राष्ट्रपति के शक्ति के बारे में। नेक्स्ट है आपातकालीन शक्ति। आपातकाल की परिस्थितियों में राष्ट्रपति के पास कौन से अधिकार है और वो उन अधिकारों का यूज किस तरह से करते हैं, अपने शक्ति का यूज, तो ये भी हम समझेंगे। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अब सारे एक एक करके शक्ति के बारे में और उनके अंतर्गत कौन कौन से कार्य किए जा सकते हैं। ये आता है हमारा, हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं कार्यपालिका शक्ति। सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से।
तो ये रहा निर्वाचन आयुक्त, राष्ट्रपति का चुनाव करवाते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में कई सारे प्रावधान आते हैं कि एक पॉइंट को अगर हम देखते चलेंगे थोड़ा सा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हम कह रहे थे कि सारे पॉइंट को क्लियर करते चलना है। संवैधानिक प्रमुख होते हैं राष्ट्रपति को, यही हम यहाँ पर लिखे हैं, लेकिन अब हम थोड़ा सा और देख लेते हैं कौन करवाएगा। तो निर्वाचन आयुक्त, ये तो क्लियर है, निर्वाचन आयुक्त। अब आता है कि इनके राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचन मंडल में कौन कौन होते हैं, कौन कौन पार्टिसिपेट लेते हैं, यानी कि राष्ट्रपति को कौन लोग चुनता है। हम और आप तो चुन नहीं रहे हैं डायरेक्ट, इनका चुनाव तो डायरेक्ट हम लोग के द्वारा नहीं होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो अप्रत्यक्ष रूप से इनके चुनाव में कौन कौन लोग पार्टिसिपेट होते हैं, यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव मंडल जो है उसमें कौन कौन से लोग होते हैं, निर्वाचन मंडल में कौन लोग होते हैं। निर्वाचन मंडल, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में जितने भी लोग होंगे वह सब के सब इलेक्टेड होंगे। ऐसा नहीं है कि सभी सदस्य जो भी होंगे ना वह निर्वाचित सदस्य होते हैं, याद रखेंगे, निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य। अब ये निर्वाचित सदस्य जो होगा वो कहाँ कहाँ के होंगे, कौन से कहाँ से ये निर्वाचित सदस्य आएंगे जो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में पार्टिसिपेट होंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे संसद के, संसद, और संसद में कौन, तो लोकसभा और राज्यसभा, ये दोनों के मेंबर, इलेक्टेड मेंबर जो होंगे, निर्वाचित सदस्य, वो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में पार्टिसिपेट करेंगे। उसके बाद आता है विधानसभा, विधानसभा, तो विधानसभा के जो भी लोग होंगे वो भी निर्वाचित ही, सब के सब निर्वाचित, ये मेंबर भी निर्वाचन मंडल में पार्टिसिपेट करेंगे। इसके अलावा पुडुचेरी और दिल्ली और पुडुचेरी, इसके विधानसभा के सदस्य भी इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में पार्टिसिपेट होंगे। तो विधानसभा में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में जो भी व्यक्ति पार्टिसिपेट होते हैं वह मनोनीत नहीं होते हैं, सबके सब क्या होते हैं, इलेक्टेड होते हैं, निर्वाचित होते हैं। और उसमें जो भी होगा या लोकसभा, राज्यसभा और जितने भी राज्य हैं उनके विधानसभा के सभी इलेक्टेड मेंबर, इसके साथ ही दिल्ली और पुडुचेरी के इलेक्टेड मेंबर। और एक चीज याद रखेंगे हर हाल में कि राष्ट्रपति के चुनाव में विधान परिषद के सदस्य बिल्कुल नहीं होते हैं, भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में विधान परिषद के सदस्य पार्टिसिपेट नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि विधान परिषद अभी भारत के सभी राज्यों में नहीं है। तो सभी राज्यों में ये तो है नहीं, यदि विधान परिषद के सदस्य भी इसमें शामिल हो जाएगा तो फिर तो ये भेदभाव हो जाएगा। इसीलिए विधान परिषद अभी वर्तमान टाइम में भारत के सभी राज्यों में नहीं है, बस कुछ ही राज्यों में है, 5-6 राज्यों में है। तो इसीलिए विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में भाग नहीं लेते हैं, ये भी याद रखेंगे। और एक बात आता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन हो गया, पार्टिसिपेट कर लिए, राष्ट्रपति चुनाव जीत के अपना चले गए। इनका चुनाव का प्रक्रिया जो होता है वह एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा गुप्त मतदान रूप से होता है। गुप्त मतदान, क्योंकि हम लोग तो कर नहीं रहे हैं, तो डायरेक्ट रूप से हो नहीं रहा है चुनाव हमारे माध्यम से, तो इसीलिए इनका मतदान जो होता है कैसा होता है, गुप्त तरीके से, गुप्त मतदान। कौन व्यक्ति किनको वोट दिया ये पता नहीं चलता है। अगर ऐसा है, अगर सबको पता चल जाए कि हम किनको दिए हैं तो वो मत जो होता है, वोट जो होगा वो अनवैलिड हो जाएगा, वैलिड नहीं रहेगा। तो इसीलिए ये गुप्त मतदान के द्वारा होता है। निर्वाचन मंडल में कौन कौन से लोग पार्टिसिपेट करते हैं ये हम देख लिए। निर्वाचन इनका चुनाव कौन करवाता है, तो निर्वाचन आयुक्त। क्योंकि यहाँ पर हमने ये लिखा था, इसको एक एक टर्म को समझते चलना है, कौन कौन से पार्टिसिपेट हो रहे हैं। राष्ट्रपति एक बार पद पे आ गए तो फिर अपना 5 साल तक ले उनका कार्यकाल होगा, 5 साल तक अपना रहेंगे, पद पे बने हुए रहेंगे। और विशेष कंडीशन में वो कैसे हटते हैं वो हम कल भी बताए थे, फिर जब टर्म आएगा तो हम बताते चलेंगे। नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय मानवाधिकार
का भी नियुक्ति कौन करेंगे, तो राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग, इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। और राज्यपालों की नियुक्ति की बात जब करेंगे कि राज्यपालों की नियुक्ति कौन करते हैं, तो राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेंगे, तो राष्ट्रपति। यूपीएससी के मेंबर, यूपीएससी के अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और राजनयिक, जो राजदूत होते हैं, एम्बेसडर वगैरह, उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और विदेश यानी दूसरे देशों के जो एम्बेसडर भारत में आते हैं, उनका आमंत्रण पत्र हो, ये सब भी कौन स्वीकार करते हैं, तो राष्ट्रपति के द्वारा ही। और यह सारा काम राष्ट्रपति अपने कार्यपालिका शक्ति के निर्वहन के दरमियान करते हैं। तो ये सारा राष्ट्रपति का कार्यपालिका शक्ति रहा, और कार्यपालिका शक्ति के दौरान उनका कौन कौन सा दायित्व है और किस तरह से वो फुलफिल करते हैं अपने दायित्वों को, वो हम देखें। नेक्स्ट आता है विधायिका शक्ति। राष्ट्रपति के पास विधायिका से संबंधित कौन कौन से प्रावधान दिए गए हैं, कौन से पावर दिए गए हैं। तो पहले देखेंगे शक्ति का प्रयोग। राष्ट्रपति के पास बहुत सारा पावर है, लेकिन वो अपने सारे शक्ति का उपयोग स्वयं नहीं करते हैं। वह क्या करते हैं, तो राष्ट्रपति के पास जो भी शक्ति है, जो भी पावर है, उसका उपयोग वो मंत्री परिषद के द्वारा करते हैं। स्वयं ऐसे नहीं करते, वो मंत्री परिषद के द्वारा करेंगे अपने सारे शक्ति का प्रयोग। कानून बनाना, लोकसभा को भंग करना। देखिए, कानून बनाने में भी राष्ट्रपति का अहम रोल है। आप सब जानते हैं कि कानून बनाने का जो दायित्व है वो संसद को सौंपा गया है। और संसद में लोकसभा, राज्यसभा, कोई भी विधेयक, संसद है, ये संसद है, कोई भी विधेयक लोकसभा में है और फिर राज्यसभा में। और यहां से ये जब पारित होकर के जाता है प्रेसिडेंट के पास, तो उसके बाद प्रेसिडेंट इस पर हस्ताक्षर कर देते हैं, हस्ताक्षर करते हैं, तो जाकर के वह विधेयक क्या बन जाता है, कानून, विधि बन जाता है। तो वह विधेयक कानून का रूप ले लेता है। तो ये संसद में ये जो कानून बनाने की जो प्रक्रिया है, उसमें एक बहुत अहम रोल है राष्ट्रपति का, क्योंकि बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर किए हुए कोई भी विधि, कानून जो है वो बन ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर ये दिया गया है कि विधायी शक्ति के तहत राष्ट्रपति के पास कौन से पावर है। एक और बात है कि राष्ट्रपति विधेयक के संबंध में एक दो काम कर सकते हैं। क्या है, तो राष्ट्रपति या तो उनको रोक सकते हैं, लौटा सकते हैं, या फिर उनको नहीं भी लौटा सकते, अपने पास ही रख सकते हैं, जिसे पावर के अंतर्गत हम पढ़ेंगे वीटो पावर के अंतर्गत। इसलिए हमने यहाँ पर उसको नहीं बताया है, क्योंकि उसके अंतर्गत उसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है लोकसभा को भंग करना। यदि राष्ट्रपति को लगने लगे, मंत्री परिषद के द्वारा जो कार्य हो रहा है, जो भी उनको लगेगा कि अभी वर्तमान टाइम में जो पार्टी, सत्तारूढ़ पार्टी है, उनके पास बहुमत नहीं है, तो ऐसे में भी वो मंत्री परिषदों के सलाह से ही क्या कर सकते हैं, लोकसभा को भंग कर सकते हैं। तो लोकसभा को भंग करने का भी दायित्व किनको सौंपा गया है, राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति ये सारा शक्ति का उपयोग किस शक्ति के द्वारा कर रहे हैं, विधायिका पावर के अंतर्गत, विधायिका शक्ति के तहत। नेक्स्ट आता है सत्र आहूत करना। राष्ट्रपति सत्र को संबोधित कर सकते हैं, बुला सकते हैं, तो सत्र का आहूत करना। नेक्स्ट है सत्र सत्रावसान। जैसे हम संसद में अगर देखेंगे तो टोटल कितने सत्र चलते हैं, 3 सत्र। तो सत्र को संबोधित करने का काम भी राष्ट्रपति करते हैं, सत्र को बुलाने का काम कर सकते हैं राष्ट्रपति, सत्र को समाप्त कर सकते हैं कौन, तो राष्ट्रपति। और साथ ही साथ क्या कर सकते हैं, अभिभाषण की बात किया गया है, वही राष्ट्रपति सत्र को संबोधित करने में यानी कि भाषण दे सकते हैं, उसे ही अभिभाषण के रूप में हम जानते हैं। नेक्स्ट आता है संयुक्त बैठक को बुलाना।
अब देखिए ये बात तो समझ गए कि सत्र को आहूत करना, सत्रावसान करना और अभिभाषण देना, राष्ट्रपति के भाषण को अभिभाषण कहते हैं। एक और बात आता है कि राष्ट्रपति के भाषण पर यदि अस्वीकृति हो जाती है तो पूरे मंत्रिपरिषद, क्योंकि राष्ट्रपति के भाषण को तैयार करते हैं मंत्रिपरिषद, और इसमें किसी प्रकार की त्रुटियां या कोई मतलब अमान्य हो या कुछ ऐसा कंडीशन परिस्थिति आ जाए तो क्या होता है कि पूरे मंत्रिमंडल को त्याग पत्र देना पड़ जाता है, यानी कि सरकार को। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे वो जब संसद पढ़ेंगे तो सारे टर्म को पढ़ेंगे मंत्री के समय में। अब आता है कि संयुक्त बैठक को बुलाना, राष्ट्रपति आर्टिकल 108 के द्वारा क्या करते हैं, संयुक्त बैठक बुलाती है। संयुक्त ये क्या होता है कि अब देखिए जैसे कोई विधेयक है और यह लोकसभा से पास हो गया और राज्यसभा में अभी पास नहीं हुआ है, तो कोई विधेयक यदि लोकसभा से पास आउट है, राज्यसभा में पास आउट नहीं है, तो और वह काफी लंबे टाइम तक ले, अगर हम कह सकते हैं यहाँ पर ये 6 मंथ से अधिक हो गया है, 6 माह, कोई भी विधेयक यदि लोकसभा राज्यसभा में गतिरोध उत्पन्न होने के कारण अटक जाता है, यानी कि वो पास नहीं किया जाता है, तो और लोकसभा और राज्यसभा में इस तरह की कंडीशनें उत्पन्न हो जाती है और 6 मंथ हो गया है उस विधेयक को पास आउट होने, तो इस कंडीशन में राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन का आयोजन करते हैं, संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं और संयुक्त बैठक करवाते हैं और उसके माध्यम से उस विधेयक को फिर पारित कराया जाता है बहुमत के द्वारा। तो ये वाला बात यहाँ पर कहा गया कि संयुक्त बैठक को बुलाने का दायित्व किन्हें सौंपा गया है, तो राष्ट्रपति को। यदि विधि के निर्माण में विधायिका पावर का प्रयोग करके राष्ट्रपति, यदि विधि के निर्माण में अड़चनें आ रही हैं, लोकसभा राज्यसभा में टकराव देखा जा रहा है यानी कि विधि को लेकर के, तो ऐसे कंडीशन में राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं और फिर उसको पास आउट करवाते हैं विधेयक को। तो ये विधेयक नहीं। उसके बाद आता है राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनयन। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। वो 12 सदस्य कैसे होते हैं, कौन लोग होते हैं, इसको समझेंगे। ये जो 12 सदस्य होते हैं जो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं, वो कौन होते हैं, तो कला विज्ञान खेल, वही खेल के अंतर्गत साहित्य लिख सकते हैं यहाँ पे, साहित्य, इन सारी चीजों से जुड़े हुए जो व्यक्ति होते हैं और जो इन क्षेत्रों में बेहतर योगदान दिया होता है, बेहतर काम किए होते हैं, वैसे लोगों को राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 वो ऐसे व्यक्ति को मनोनीत करते हैं। तो ये मनोनयन किस पावर के तहत राष्ट्रपति कर रहे हैं यूज, तो विधायिका के तहत। अब आता है राज्य निर्माण सीमा परिवर्तन विधेयक। जैसे कोई ऐसा विधेयक जो नए राज्यों का निर्माण की बात करता हो, जैसे अभी, हालांकि अभी तो नहीं, जैसे बिहार था, बिहार से अलग हो गया झारखंड, तो झारखंड एक नवीन राज्यों के रूप में बना। तो यदि ऐसा कोई विधेयक आता है जो नए राज्यों के निर्माण से संबंधित हो या फिर सीमा के परिवर्तन से संबंधित हो, यानी किसी क्षेत्र राज्यों के सीमाओं में परिवर्तन किया जा रहा हो, तो वैसा विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से लाया जाता है। ये नहीं कि इस तरह के विधेयक को पहले लोकसभा राज्यसभा लेके आने के बाद वह राष्ट्रपति के पास जाएगा, तब राष्ट्रपति उसको देखेंगे, फिर हस्ताक्षर करेंगे, अगर नहीं लगेगा तो फिर उसको रिटर्न भेजेंगे। ऐसा नहीं है। इसमें कहा जा रहा है कि यदि राज्य को निर्माण, नवीन राज्यों के निर्माण या सीमा में परिवर्तन से संबंधित यदि कोई विधेयक होगा, तो वैसे विधेयक से संबंधित जानकारी पहले ही राष्ट्रपति के पास होगा, उनके जानकारी के बाद ही यह विधेयक लाया जाएगा। तो ये भी टर्म याद रखेंगे।
अब आता है धन विधेयक और संचित निधि पर व्यय वाला विधेयक। देखिए धन, ये तो हम समझ गए राज्य निर्माण और सीमा वाला। अब आता है धन विधेयक। धन विधेयक से जुड़ा हुआ अगर कोई विधेयक आ रहा है, बिल पास होगा, तो उसकी भी पूर्व जानकारी, पूर्व सूचना किनके पास होगा? राष्ट्रपति के। राष्ट्रपति के सहमति के बाद ही यह विधेयक संसद में लाया जाता है, लोकसभा में। तो ये धन विधेयक से जुड़ा हुआ विधेयक भी यदि लाया जाएगा तो इसके बारे में पहली सहमति किसकी होती है? राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति के पूर्व सहमति के बाद ही धन से जुड़ा हुआ किसी प्रकार का विधेयक लोकसभा में लाया जाता है। इसके साथ ही संचित निधि पर व्यय वाला विधेयक। यदि कोई ऐसा विधेयक है जो संचित निधि से व्यय से संबंधित है, उस पर भार देने वाला हो, तो वैसे विधेयक लाने से पहले राष्ट्रपति की सहमति अनिवार्य होता है। तो ये हम देखें कि राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ जो पॉइंट है जिसमें विधेयक को लेकर के कि राष्ट्रपति को कौन कौन से ऐसे कंडीशन है जहां पर उनकी अनिवार्यता, उनकी सहमति विधेयक को लाने से पहले की है। तो इसमें आ जाता है एक नवीन राज्यों का यदि हम निर्माण करेंगे तो इसके बारे में भी हमें पहले किनसे सहमति लेनी होगी? राष्ट्रपति से। उसके बाद यदि किसी राज्यों के सीमाओं में परिवर्तन लाना होगा तो वैसे विधेयक में भी पहली सहमति हमें राष्ट्रपति से लेनी होगी, तब जाकर के हमें संसद में वो विधेयक लाना होगा। तो उसके बाद नेक्स्ट आता है कि धन विधेयक और संचित निधि वाला, यानी धन विधेयक और संचित निधि से संबंधित यदि कोई विधेयक बिल लाया जाता है तो उससे भी पहले हमें किनसे सहमति उस पर लेनी होगी? राष्ट्रपति से। तो ये सारा प्रावधान हम देख लें और यह सारा प्रावधान राष्ट्रपति को विधायिका शक्ति के तहत मिला हुआ है। अब नेक्स्ट आता है दो एंग्लो इंडियन का। अब देखिए ये तो एंग्लो इंडियन तो समाप्त हो चुका है। अब जो, क्योंकि एंग्लो इंडियन दो नियुक्त करते थे राष्ट्रपति लोकसभा में, लेकिन 104 नंबर के संविधान संशोधन 2019 के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया। अब ये नहीं है, ये समाप्त हो चुका है। तो ये राष्ट्रपति के विधायिका शक्ति के ही अंतर्गत है कि राष्ट्रपति दो व्यक्ति को नॉमिनेट करते थे। उसके बाद अध्यादेश जारी करने की बात करते हैं। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वह भी विधायिका शक्ति के द्वारा मिला गया है। और आर्टिकल 123 में आपको हम कल ही ये बताए थे। अध्यादेश क्या है? तो एक अस्थायी कानून है। अस्थायी कानून होता है कौन? अध्यादेश। और अध्यादेश जारी करते हैं राष्ट्रपति। क्यों? इसकी इनको जारी करने का क्या उद्देश्य है? क्यों जारी किया जाता है? किस कंडीशन में? तो जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है, संसद सत्र नहीं चल रहा होता है और कोई ऐसे विषय, ऐसे मुद्दा जिन पर कानून बनाना अति आवश्यक है, मतलब बहुत ही जरूरी है, तो राष्ट्रपति ऐसे कंडीशन में, क्योंकि कानून तो जरूरी है, अति आवश्यक है, तो ऐसे कंडीशन में क्योंकि सत्र भी नहीं चल रहा है संसद का कोई, जो संसद के द्वारा, क्योंकि कानून बनाने का दायित्व संसद को है और संसद के 3 अंग लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो लोकसभा राज्यसभा का सत्र तो अभी मतलब संसद का सत्र नहीं चल रहा, तो इसलिए काम नहीं कर रही है। लेकिन राष्ट्रपति एनी हाउ मतलब उनका तो ये दायित्व है, वो काम करते ही रहते हैं लगभग, उनका मतलब ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि विशेष एक है कि वो भी छुट्टी ले, वो एक अलग टर्म है, वहां पर हम अभी नहीं जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है कि संसद का सत्र नहीं चल रहा है तो वो कानून की प्रक्रिया भी होगी नहीं। तो ये राष्ट्रपति के पास ये अधिकार दिया गया है कि ऐसे कंडीशन में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेंगे, कानून बनाएंगे। वो कानून बिल्कुल संसद के द्वारा जिस तरह से कानून बनाया जाता है वैसा ही होता है, लेकिन राष्ट्रपति के द्वारा ये जो अध्यादेश के माध्यम से कानून बनाया जाता है वो अस्थायी कानून कहलाता है। और होता क्या है कि राष्ट्रपति जब इसके द्वारा कानून बनाते हैं तो यह कानून सत्र के शुरू होने से 6 सप्ताह, यानी कि जब सत्र स्टार्ट हो गया, क्योंकि सत्र एक सत्र से दूसरे सत्र के बीच में जो समय अंतराल है वो हम 6 मंथ बताया गया है कि एक सत्र से दूसरे सत्रों के बीच में 6 माह होना चाहिए। तो जैसे ही ये स्टार्ट हो गया, अध्यादेश चालू हो गया तो कानून बन गई। तो उसके बाद अगर सत्र स्टार्ट हो गया तो सत्र के स्टार्ट होने से 6 सप्ताह माने 6 सप्ताह
6 सप्ताह के अंदर में ही वो जो अध्यादेश से संबंधित जो कानून लाया गया था उसके अंतर्गत उस कानून पर अनुमति देना होता है संसद को। यदि 6 सप्ताह के अंदर संसद इस पे अपनी सहमति नहीं देता है, नहीं पास आउट करते हैं इस विधेयक को, इस कानून को, या किसी प्रकार की अनुमति वो नहीं देते हैं, तो यह विधेयक, यह कानून रद्द मान लिया जाता है। 6 सप्ताह के अंदर, 6 सप्ताह में अगर नहीं ऐसा होता है तो रद्द कर दिया जाएगा, रद्द हो जाता है। तो ये समझ गए हम कि अध्यादेश के तहत राष्ट्रपति कौन कौन से किस तरह से काम करते हैं, उनका कानून क्या अधिकार है। तो ये रहा राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ सारा विधायिका संबंधित पावर राष्ट्रपति को। अब नेक्स्ट आते हैं हम न्यायपालिका से संबंधित अधिकार। उसके बाद आता है सैन्य शक्ति। सैन्य शक्ति में आया कि राष्ट्रपति के पास वह सैन्य शक्ति सारे प्राप्त किया गया है, मतलब इनको मिला है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर होते हैं, सेनापति होते हैं। तो ये न्यायिक शक्ति के द्वारा राष्ट्रपति के ये सारे प्रावधान हैं। हम देख लिए कि राष्ट्रपति के क्षमादान है, मृत्युदंड कम करना, उस हिसाब से वो करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा, नेक्स्ट जो इनका राष्ट्रपति के शक्ति से संबंधित जो प्रावधान है उसको देखेंगे कि इसको हम ऐसे देख सकते हैं। किसी भी एक पार्टी को यदि स्पष्ट बहुमत नहीं प्राप्त होगा, बहुमत नहीं प्राप्त है, तो क्या करेंगे, राष्ट्रपति किसी एक मेंबर को प्रधानमंत्री पद के लिए शपथ दिलाते हैं, उनको प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद उनको ये कहते हैं कि आप बहुमत सिद्ध करें। तो ये भी आ जाता है एक टाइम दे करके उनको बहुमत सिद्ध करने के लिए और लोकसभा में। तो ये जो पावर है राष्ट्रपति के पास, तो ये विशेषाधिकार के तहत है कि राष्ट्रपति ऐसा कर सकते हैं। यदि किसी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत ना हो तो राष्ट्रपति अपने विवेक से किसी मेंबर को नियुक्त कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा पदधारी की मृत्यु। अब क्या है, पदधारी की मृत्यु में विशेषाधिकार क्या है कि यदि कोई व्यक्ति अपने पद पर रहते हुए उनकी मृत्यु हो जाता है, वो मर गया, मतलब उसका निधन हो गया, तो क्या होगा, उनके निधन होने के बाद राष्ट्रपति के पास यह अधिकार है कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त कर सकते हैं, अपने नज़र में उनको जो लगे कि उस योग्य है, उस पद के योग्य, तो वो उनको नियुक्त कर सकते हैं। तो ये भी राष्ट्रपति का विशेषाधिकार है।
नेक्स्ट आता है पीएम को नियुक्त करना भी राष्ट्रपति के विशेषाधिकार है, क्योंकि राष्ट्रपति ही ये डिसाइड कर सकते हैं, नियुक्त करते हैं कि किन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाए, तो ये भी एक विशेषाधिकार के तहत ये राष्ट्रपति को अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट आता है मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास। जैसे अब है कि यहाँ पे राष्ट्रपति के पास ये सारे प्रावधान था, और इसके अलावा राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास, यदि लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास लाया जाता है तो उस कंडीशन में भी क्या होगा, तो राष्ट्रपति अविश्वास होने के बाद इस तरह के जो प्रावधान है उसमें भी अपना जो उनका दायित्व है उनको निर्वहन कौन करेंगे, तो राष्ट्रपति के द्वारा। अब आते हैं वीटो पावर में। वीटो पावर से हम पहले आपातकालीन शक्ति को पढ़ेंगे, ये इनका सारा विशेषाधिकार है। देखिए इसको और डिटेल में ना अगर पढ़ेंगे तो वो चला जाएगा राष्ट्रपति का नहीं बल्कि संसदीय प्रणाली के तहत, इसीलिए हम थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डिटेल वहाँ पे नहीं जा पा रहे हैं। पूरा संसदीय प्रणाली को फिर पढ़ना स्टार्ट कर देंगे हम, तो संसद को जब पढ़ेंगे तो और बेहतर से वहाँ पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है आपातकालीन शक्ति। आपातकालीन शक्ति के तहत राष्ट्रपति के पास मुख्य रूप से 3 प्रकार के शक्ति प्राप्त है। एक आता है राष्ट्रीय आपातकाल की शक्ति, और राष्ट्रीय आपातकाल के शक्ति के द्वारा जब राष्ट्र में युद्ध का स्थिति हो, आक्रमण हो जाए, और क्या होगा, सशस्त्र विद्रोह, यह 3 कंडीशन में राष्ट्रपति राष्ट्र में आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति पूरे राष्ट्र में कर सकते, किसी विशेष क्षेत्र में भी अगर कुछ इस प्रकार के कंडीशन देखने को मिलेगा तो राष्ट्रपति वहां पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। तो ये राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर सकते हैं। किस आर्टिकल्स के तहत, तो आर्टिकल्स हमने आपको बता रखा है, आर्टिकल 352। नेक्स्ट आता है राजकीय आपातकाल। राष्ट्रपति के पास एक राजकीय आपातकाल है। इसमें क्या होता है कि जब राष्ट्रपति, जब कोई भारत का कोई ऐसा राज्य है, कोई भी स्टेट जहां पर संवैधानिक तौर तरीके से कार्य सुचारू रूप से नहीं चल रहा है, तो ऐसे कंडीशन में वहां पर राष्ट्रपति राजकीय आपातकाल की घोषणा करते हैं और वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू होता है। तीसरा आता है वित्तीय आपातकाल। और वित्तीय आपातकाल जब देश में वित्तीय संकट की स्थिति उत्पन्न होता है तो राष्ट्रपति के द्वारा वित्तीय आपातकाल लागू किया जा सकता है। तो राष्ट्रपति के पास आपातकाल से संबंधित 3 पावर है, और 3 पावर में है राष्ट्रीय आपातकाल। और एक और चीज़ हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि राष्ट्रपति को जो राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बात करेंगे, राष्ट्रीय आपातकाल थोड़ा सा, राष्ट्रीय आपातकाल में क्या होता है कि राष्ट्रपति जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर देते हैं तो घोषणा तो हो गया, अब क्या होगा कि इस घोषणा को 30 दिन के अंदर में संसद से इसे पारित करना होता है कि राष्ट्रपति ने जो आपातकाल की घोषणा किया है वह सही है, वो लागू हो सकता है, मतलब उसको बढ़ाया जा सकता है, लागू होने की सहमति कर सकते हैं कि संसद के द्वारा पारित करके देना पड़ता है। तो जाकर के यह राष्ट्रपति का शासन जो राष्ट्रीय आपातकाल का है वो लागू रहेगा, वो चलेगा आगे। फिर अलग अलग समय के हिसाब से वो बढ़ता भी है, वो अलग टर्म है, क्योंकि जब हम राष्ट्रपति का आपातकाल नहीं, आपातकाल पूरा अगर पढ़ेंगे तो सारे एक एक पॉइंट भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर बस इन चीज़ों को हम देखते चलेंगे कि राष्ट्रपति के पास कौन से आपातकालीन शक्तियाँ हैं और राष्ट्रपति इन शक्तियों का यूज किस तरह से करते हैं, किस कंडीशन में करेंगे। तो कंडीशन बता दिए कि ये 3 कंडीशन होगा तो राष्ट्रपति क्या करेंगे, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करेंगे। लेकिन राष्ट्रपति के द्वारा घोषित किया गया आपातकालीन उसे कब तक लागू रखेंगे, कैसे रखेंगे, इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो राष्ट्रपति के द्वारा जो घोषणा होता है आपातकाल का, तो राष्ट्रीय अगर आपात की घोषणा है तो उसे 30 दिन के अंदर में संसद के द्वारा इसे पारित करना होता है। अगर संसद यह पारित नहीं करती, इस पर अपनी सहमति नहीं देती है, तो यह आपातकाल समाप्त हो जाता है स्वतः।
तीसरा आता है राजकीय आपातकाल। राजकीय आपातकाल राज्य के लिए है, जब राज्य में संवैधानिक तंत्रों के हिसाब से कानून व्यवस्था नहीं चलेगा, तो वहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था यदि नहीं चल रहा है, सरकार नहीं चलेगी, तो राज्यों में राजकीय आपातकाल लागू किया जाएगा। और क्या होगा, जब राष्ट्रपति राजकीय आपातकाल की घोषणा कर देते हैं तो होगा कि इसे 60 दिन के अंदर में संसद को इस पर अपनी सहमति देनी होती है। संसद को अगर संसद इस पर सहमति अपना नहीं देता है, व्यक्त नहीं करेगा, संसद को यह पारित करना होता है, लेकिन यदि संसद यह पारित नहीं करेगी तो यह 60 दिन के बाद यह स्वतः समाप्त हो जाएगा। तो ये दोनों ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रीय में 30 दिन और राजकीय में 60 दिन। ये कई कन्फ्यूजन क्रिएट करता है जब एग्जाम्स में हमें लिखा हुआ टर्म्स में मिलता है, तो हम खुद कन्फ्यूजन है कि इसमें 60 था या 30 था। कई बार तो मंथ में हम लोग हेर फेर हो जाते हैं, तो इसीलिए हमने डे लिखा है कि मंथ में कन्फ्यूजन हो ही नहीं। 30 दिन यानी 1 मंथ होता है, 60 दिन यानी 2 मंथ होता है, तो इसलिए हमने डे लिखा है। तो ये रहा आपातकाल के शक्ति राष्ट्रपति के पास कौन कौन से हैं और क्या प्रावधान है, किस तरह से वो यूज कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट आता है वीटो पावर। राष्ट्रपति के पास वीटो पावर है और राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार के वीटो पावर है। एक आता है आत्यांतिक, जिसे एब्सोल्यूट पावर कहेंगे। दूसरा आता है निलंबनकारी, जिसे सस्पेंशन पावर कहते हैं। उसके बाद आता है जेबी, जिसे पॉकेट वीटो कहेंगे। तो ये पॉकेट वीटो, एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंशन वीटो, ये 3 प्रकार के वीटो का प्रावधान किनके शक्ति के अंतर्गत है, तो राष्ट्रपति के। अब देखिए आत्यांतिक, अभी हम देखे हैं कि विधेयक जो है, कोई भी कानून बनाने में राष्ट्रपति का भी रोल है। कानून को बनाने में राष्ट्रपति का रोल है। विधेयक, यदि कोई विधेयक है और वह विधेयक संसद से पारित हो गया है तो राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद वो कानून का रूप ले लेता है। लेकिन राष्ट्रपति को यह मन हुआ, मन क्या मतलब, उनको ऐसा लगा विधेयक लोकसभा और राज्यसभा से पारित हो गया, पास आउट है, लेकिन यह पास आउट होने के बाद किसके पास जाएगा, प्रेसिडेंट के पास। यदि प्रेसिडेंट उस पर अपनी सहमति नहीं देते हैं तो वह सहमति नहीं देने का, ऐसा नहीं कि अपने मर्जी से वो ऐसा कर ले, उनके पास वैसा पावर होना चाहिए। तो उनके पास ये एब्सोल्यूट जो वीटो पावर है उसके तहत वो ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि इनको संवैधानिक शक्ति के द्वारा इनको ये पावर मिला हुआ है। तो आत्यांतिक वीटो पावर का प्रयोग करके वो विधेयक पर अपनी सहमति नहीं दे सकते हैं। तो ये हो गया कि वो अस्वीकार कर दे, नहीं देंगे, अस्वीकार यानी विधेयक को अस्वीकार कर देंगे। तो अस्वीकार करने के लिए जो पावर है वह कहलाता है एब्सोल्यूट। अ से याद रखेंगे, अस्वीकार करना, और अ से आत्यांतिक वीटो पावर। अब आता है दूसरा कि सस्पेंशन, निलंबनकारी, यानी कि राष्ट्रपति के पास जो विधेयक गया कानून बन करके लोकसभा राज्यसभा से पास आउट होकर के, जो विधेयक राष्ट्रपति के पास गया कानून बनने के लिए, तो राष्ट्रपति उसे अपने पास देख करके उनको लौटा दिए, संसद को पुनः लौटा दिया। और जब वह लोकसभा और राज्यसभा में गया तो उसे लगा कि मुझे कुछ उसमें चेंज लाना चाहिए। अगर मन हुआ तो किए, नहीं अगर मन है उनको चेंज करने का तो बिना किसी भी प्रकार के चेंज किए हुए वह पुनः राष्ट्रपति के पास यदि चला जाता है तो उस पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। यानी कि पुनः यहाँ पर तो ये पुनर्विचार के लिए लौटा दिए। पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, लौटा सकते हैं। किस पावर के द्वारा, तो निलंबनकारी, सस्पेंशन जो वीटो पावर है उसके द्वारा। लेकिन जब उसके बाद राष्ट्रपति के पास आएगा तो राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। तीसरा आता है जेबी वीटो। जेबी वीटो में क्या होता है कि राष्ट्रपति
जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास आएगा तो राष्ट्रपति इस पावर के द्वारा इसको अपनी कोई सहमति ही नहीं देते हैं, ना तो उसको सहमति दे रहे हैं कि हम नहीं इसको स्वीकार करेंगे, और नहीं ये करें कि हम इसको स्वीकार करेंगे, क्योंकि स्वीकार करना मतलब हस्ताक्षर कर देना, और स्वीकार करना मतलब कुछ भी नहीं बता रहे हैं उसको। दूसरा बात है कि उस पर कुछ कहिए नहीं रहे, ना उसको रिटर्न कर पा रहे हैं और ना ही उस पर अपनी सहमति दे रहे हैं, बस उसको अपने पास रख लेंगे, तो उसे उस पावर को कहा जाता है जेबी वीटो। तो राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि वो सहमति किसी भी विधेयक पर दे और नहीं भी दे, लेकिन वो अपने पास रख भी ले, ऐसा भी उनके पास पावर है। जेबी वीटो उसी के अंतर्गत आता है। तो ये सारा रहा राष्ट्रपति से संबंधित लगभग हम जितने भी प्रावधान उनके पास कौन कौन से शक्तियां हैं उसके बारे में हम बताएं। अब थोड़ा सा एक दो पॉइंट है जो राष्ट्रपति से संबंधित कई बार आता है, उसको हम देख लेते हैं थोड़ा सा। राष्ट्रपति के संबंध में 2-3 टर्म आता है। एक टर्म आता है उनके नियुक्ति में, पद खाली में देखते हैं, पद रिक्त होना, और एक आता है टर्म महाभियोग, पद रिक्त होना और महाभियोग। और देखिए अब यहाँ पर एक और चीज को हम थोड़ा सा देखेंगे। राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने के लिए यदि कोई व्यक्ति खड़ा होते हैं, उम्मीदवार, उस टर्म को भी समझेंगे। राष्ट्रपति पद के लिए यदि कोई व्यक्ति नॉमिनेट होता है, यानी कि उनको खड़ा होना होता है, तो उसके लिए क्या है कंडीशन, तो 50 गो उसके प्रस्तावक होना चाहिए, प्रस्तावक, और 50 गो अनुमोदक। 50 व्यक्ति प्रस्तावक हो और 50 अनुमोदक होना चाहिए। राष्ट्रपति को जैसे कोई व्यक्ति खड़ा होगा तो ऐसा नहीं कि हम कोई भी व्यक्ति, हम अगर चाहेंगे तो हम भी राष्ट्रपति के लिए खड़ा हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। मेरे लिए कोई प्रस्ताव रखे कि हाँ हम ऐसे ये मेंबर है, इसको हम चाहते हैं राष्ट्रपति के पद पर, तो 50 आदमी और भी होना चाहिए जो ये कहें कि बिल्कुल सही है, ये व्यक्ति हमें भी लग रहा है कि ऐसा है, होना चाहिए, ये व्यक्ति राष्ट्रपति बनने चाहिए। तो 50 तो पहले प्रस्ताव दे और 50 मेंबर उसकी सहमति भरे कि बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना चाहिए राष्ट्रपति के पद उम्मीदवार बनने के लिए। अब आता है कि पद रिक्त होना। राष्ट्रपति का यदि पद रिक्त हो जाता है तो क्या कंडीशन है। कभी भी पद अगर राष्ट्रपति एक ऐसा पद है जो कभी खाली नहीं होना है, मतलब कभी खाली नहीं रखा जा सकता है। तो जैसे ही राष्ट्रपति का पद किसी भी कंडीशन से खाली हो, देखिए हम सारे कंडीशन आपको कल बताए थे कल के वीडियो में, तो कंडीशन हम आज नहीं बता रहे हैं। तो किसी भी कंडीशन में यदि राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो क्या होगा, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही राष्ट्रपति किसी भी कारण से राष्ट्रपति का पद खाली होगा तो कौन आ जाएंगे, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करते हैं, उनके दायित्वों का निर्वहन करेंगे, तो राष्ट्रपति के रूप में इनका वेतन, भत्ता, सारा कुछ इनका जो होगा किसके रूप में चलेगा, राष्ट्रपति के रूप में। अब उपराष्ट्रपति से संबंधित भी चीज़ों को जब हम बताएंगे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा उपराष्ट्रपति से ही बनेगा, तो वहाँ पर और चीज़ों को उपराष्ट्रपति के बारे में हम डिटेल से समझेंगे। तो राष्ट्रपति में हो गया कि राष्ट्रपति का पद खाली होगा तो कौन आ जाएंगे, उपराष्ट्रपति। लेकिन यदि मान लेते हैं कि उपराष्ट्रपति किन्हीं कारणवश उपराष्ट्रपति भी अनुपस्थित है, नहीं है, हो सकता है उनका हेल्थ इशू हो या फिर उनको भी किसी अन्य प्रकार का प्रावधान चल रहा है, उनके कारण वो नहीं है, एब्सेंट है, तो कौन यहाँ पर आ सकते हैं राष्ट्रपति के पद को कार्यभार संभालने के लिए, तो आ जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश जो होंगे वो आते हैं। तो याद रखेंगे राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर कौन आएंगे उनके पदों को भरने के लिए, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति यदि नहीं है, किसी कारणवश एब्सेंट है, तो कौन आ जाएंगे, भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगर मुख्य न्यायाधीश भी नहीं रहा तो उसके लिए एक वरिष्ठ न्यायाधीश के रूप में लाया जाएगा। अब ये बात तो ठीक है, ये तो हम समझ गए कि ये 3 कंडीशन यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अब एक और बात आती है कि राष्ट्रपति अगर यहाँ पर काम कर रहे हैं राष्ट्रपति के पद पे, तो क्या कंडीशन है कुछ। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहला बात कि जैसे ही उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में आकर के काम करेंगे तो 6 माह के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव करवाना अनिवार्य है,
जैसे ही राष्ट्रपति का पद खाली होगा उपराष्ट्रपति उनके पद पर आएंगे। तो उपराष्ट्रपति अधिकतम कितने दिनों तक राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कर सकते हैं? तो अधिकतम 6 माह, क्योंकि संविधान में यह वर्णित है कि राष्ट्रपति का पद यदि खाली होता है किसी भी कंडीशन से तो 6 माह के अंदर में चुनाव कराया जाएगा और चुनाव के बाद राष्ट्रपति की नियुक्ति हो जाएगी। तो ये सारा कंडीशन है, आप इसको याद रख सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि लगभग क्वेश्चन फंसाने के लिए हम ऐसे ऐसे टर्म आता है जिसमें हम एग्जाम्स में वहाँ पर समझ नहीं पाते हैं, तो वहाँ पर गलती होने के चांसेस बन जाते हैं। तो ध्यान रखेंगे ये सारा टर्म कि 6 माह के अंदर चुनाव करा लिया जाता है राष्ट्रपति का। तो इसका एक और पॉइंट ये निकल सकता है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों के कितने महीने तक अधिकतम कर सकते हैं? तो मात्र 6 माह तक। अब ये हो गया राष्ट्रपति का निर्वाचन होकर के आ गए, राष्ट्रपति आया है तो कोई किसी भी कंडीशन में अगर राष्ट्रपति दोबारा निर्वाचित होकर के भी आए तो वह कितने वर्षों के लिए? टोटल 5 वर्षों के लिए। अब हम देखेंगे कि राष्ट्रपति के अब बात आते हैं तो महाभियोग। महाभियोग से संबंधित बात है ये कि महाभियोग का कंडीशन अगर देखेंगे तो भारत में ये लाया गया है अमेरिका के संविधान पे। कहां से? अमेरिका के संविधान से। अब यहां पर देखेंगे कि राष्ट्रपति पर जब महाभियोग लाया जाता है यह संसद के द्वारा। किसके द्वारा? संसद के द्वारा। संसद यानी कि लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के द्वारा लाया जाएगा, लोकसभा हो या राज्यसभा, दोनों में से कोई भी सदन के द्वारा यह प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। लोकसभा हो या राज्यसभा, किसी सदन से, किसी भी एक सदन से यह स्टार्ट हो सकता है महाभियोग की प्रक्रिया। अब आता है कि राष्ट्रपति के महाभियोग में कौन कौन पार्टिसिपेट होते हैं। राष्ट्रपति को महाभियोग का मतलब होता है कि राष्ट्रपति को पदच्युत करना, हटा देना, पद से हटाने की जो प्रक्रिया है उसे ही कहते हैं महाभियोग। महाभियोग संसद में किसी भी सदन से शुरू हो सकता है, और अगर बात करेंगे कि किसी भी सदन से शुरू होगा तो इनके महाभियोग वाला प्रक्रिया में पार्टिसिपेट कौन होता है, भाग कौन लेगा? तो लोकसभा और राज्यसभा के सभी मेंबर, सभी सदस्य। देखिए इनके निर्वाचन में केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग ले सकते थे। राष्ट्रपति के नियुक्ति में निर्वाचन कहें तो उसमें केवल निर्वाचित सदस्य, लेकिन अगर इनका महाभियोग आएगा तो महाभियोग में सभी सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं। और याद रखेंगे कि इसके अलावा याद रखेंगे कि राज्यों के विधानसभा कभी नहीं, राज्यों की विधानसभा का रोल इनके महाभियोग में नहीं होता है। राज्यों के विधानसभा का रोल इनके महाभियोग में नहीं होता है। तो ये ध्यान भी रखेंगे। कई बार क्वेश्चन आया है कि राष्ट्रपति के महाभियोग में कौन कौन पार्टिसिपेट होते हैं, तो लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्य। तो क्या राज्यों का रोल है? तो बिल्कुल नहीं, इसमें राज्य किसी भी प्रकार का योगदान नहीं लेते हैं, भाग नहीं लेते हैं। तो ये रहा महाभियोग से संबंधित ये सारा। राष्ट्रपति पर यदि महाभियोग की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है तो राष्ट्रपति को क्या देना होता है? त्यागपत्र देना होता है। तो नेक्स्ट ये पॉइंट सारा रहा। अब मुझे लग रहा है राष्ट्रपति से संबंधित मैंने सारा पॉइंट को क्लियर किया है, और मुझे लग रहा है आज के बाद आप कभी भी राष्ट्रपति से जुड़े हुए उनके टर्म या फिर आर्टिकल्स, किसी भी प्रकार की चीज अगर आपके क्वेश्चन में देखने को मिलेगा तो मुझे लग रहा है आप आसानी से उसे समझ सकते हैं और सही कर सकते हैं। अब हम राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ कुछ एक और पॉइंट आता है कि भारत में अब तक कौन कौन से राष्ट्रपति बने हैं, सबका मैंने एक लिस्ट बना के रखा है। तो भारत में राष्ट्रपति का सारा नाम हमने लिस्ट से यहाँ पर एक 1 बाय 1 करके लिखे हैं। पहला है, अगर देखेंगे तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी आते हैं, और यह लगातार 2 बार भारत के राष्ट्रपति बनने वाले मेंबर हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनका कार्यकाल तो 1950 से 62 तक राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति, और लगातार 2 बार राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति थे ये राजेंद्र प्रसाद जी 1950 से 62 तक ले। नेक्स्ट अगर देखें दूसरे बार अगर भारत का दूसरा राष्ट्रपति कौन बने थे तो
सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन का कार्यकाल अगर हम देखें तो 1962 से 1967 तक ले रहे। और दूसरे राष्ट्रपति, और ये भी याद रखेंगे कि ये पहले उपराष्ट्रपति भी बने थे। और भारत में पहली बार जो भारत रत्न दिया गया था, जिसमें 3 व्यक्ति को, इसमें एक व्यक्ति ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी रहते हैं। तो ये भी याद रखेंगे, दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट आता है तीसरा हमारा जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन से याद रखेंगे कि ये तीसरे बार राष्ट्रपति के पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति हैं। तीसरे बार नहीं, तीसरे व्यक्ति थे। और इनका जो टाइम पीरियड रहा 1967 से 1969। और ये पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हो जाती है, डॉक्टर जाकिर हुसैन जी के। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी के अगर याद रखेंगे कि ये तीसरे राष्ट्रपति थे और ये पद पर बने हुए थे, और पद पे बने हुए ही टाइम में इनकी मृत्यु हो जाता है, निधन हुआ। चौथा अगर देखेंगे कि कौन थे, तो बीवी गिरी। बीवी गिरी का टाइम पीरियड जो होगा वो 1969 से 1969 में ही वो उसी टाइम में रहते हैं, क्योंकि जैसे ही जाकिर हुसैन जी की मृत्यु हो जाता है, मतलब इनकी मृत्यु होती है, निधन होता है, तो उसके बाद बीवी गिरी राष्ट्रपति बनते हैं, क्योंकि ये उपराष्ट्रपति रहते हैं। अभी हम बताए हैं कि जैसे ही राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में आ जाते हैं। तो भारत में पहले व्यक्ति जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में बने थे वो कौन थे, बीवी गिरी। तो ये कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे, प्रथम कार्यवाहक कह सकते हैं, ये फर्स्ट कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे, बीवी गिरी। और भारत में अगर ऐसे देखेंगे मेंबर बाय में तो चौथे राष्ट्रपति। पांचवें थे एम हिदायतुल्ला। एम हिदायतुल्ला इनका नाम था, पांचवा। और इनका टाइम देखेंगे तो 1969 में ही थे। और यह भारत के पहले न्यायाधीश, अगर हम कहेंगे न्यायाधीश के रूप में कोई व्यक्ति जो पहले राष्ट्रपति के पद पर आसीन हुए वह थे एम हिदायतुल्ला, क्योंकि यह न्यायाधीश रहते हैं। और क्योंकि आप देखिए यहाँ पर एक घटना इस तरह से रोचक तौर में है, याद रखेंगे, जाकिर हुसैन जी की तो मृत्यु हुआ, निधन हो गया। तो जाकिर हुसैन जी की मृत्यु के बाद जो उपराष्ट्रपति थे वो क्या गए, राष्ट्रपति के पद पर। तो उस समय कौन थे, बीवी गिरी। लेकिन बीवी गिरी कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर रहे, लेकिन ये अपने पद से त्यागपत्र दे देते हैं, क्योंकि ये चाहने लगते हैं कि हम राष्ट्रपति बनेंगे बाद में वो। तो यहाँ पर जैसे ये यहाँ से त्यागपत्र दिए राष्ट्रपति के पद से, तो वो आ गए कौन, उपराष्ट्रपति के पद से। जैसे ये त्यागपत्र दिए तो उपराष्ट्रपति के पद से जब ये त्यागपत्र देते हैं तो ये जो मुख्य न्यायाधीश रहते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये एम हिदायतुल्ला, वह आ जाते हैं कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। क्योंकि ये तो उपराष्ट्रपति न थे, उपराष्ट्रपति के पद पर रहते हुए इनको कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था। तो इन्होंने तो उपराष्ट्रपति के पद से ही त्यागपत्र दे दिया, तो ये अब उपराष्ट्रपति रहे नहीं, तो फिर कैसे रहेंगे ये कार्यवाहक राष्ट्रपति। इसीलिए ये राष्ट्रपति भी उस समय कार्यवाहक नहीं रह पाए। और उसके बाद किनको आना पड़ा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। तो ये हम टर्म यहाँ पर समझेंगे कि कैसे हुआ था, यहाँ पर कैसे जाकिर हुसैन जी की मृत्यु हुआ और 2 कार्यवाहक राष्ट्रपति आए। एक आ गए बीवी गिरी। बीवी गिरी ने उपराष्ट्रपति के पद से त्यागपत्र दे दिए, जिसके कारण उनको राष्ट्रपति कभी, क्योंकि वो तो उपराष्ट्रपति थे इसीलिए उनको कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था, उन्होंने तो उपराष्ट्रपति के पद से ही त्यागपत्र दे दिया, तो वो उनका कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी वो नहीं रहे। तो इसके कारण ऐसे कंडीशन में कौन आ गए, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, एम हिदायतुल्ला। तो ये एम हिदायतुल्ला जब आते हैं तो ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में रहते हैं। इसको समझना अनिवार्य था टर्मों को कि कैसे हुआ था यहाँ। फिर उसके बाद ये राष्ट्रपति के रूप में चुनाव जीत करके अपना आते हैं, उसके बाद ये राष्ट्रपति बनते हैं। तो बीवी गिरी थे 1969 से 74 तक ले राष्ट्रपति के पद पे, और ये दूसरे चरण के मतगणना के द्वारा राष्ट्रपति बनते थे। देखिए राष्ट्रपति में ना जो चुनाव होता है वो वरीयता क्रम में होता है, तो वो वरीयता क्रम के हिसाब से दूसरे चरण के मतगणना में इनको राष्ट्रपति चुना गया था, बीवी गिरी को। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि कौन से ऐसे राष्ट्रपति है जिसे दूसरे चरण के मतगणना के द्वारा राष्ट्रपति बनाया गया था, तो बीवी गिरी।
नेक्स्ट आता है फर्रुख सियर अली अहमद, 7वां नंबर के राष्ट्रपति फर्रुख अली अहमद, जिनका कार्यकाल अगर देखेंगे तो 1974 से 1977, और यह भी अपने पद पर रहते हुए ही इनका भी निधन हो जाता है। तो ये भी याद रखेंगे, एक दो नहीं 3 आदमी थे जो अपने पद पर रहते हुए मर जाते हैं। एक था जाकिर हुसैन, दूसरा आएगा आपका फर्रुख अली अहमद, तो ये भी अपने पद पर रहते हुए इनका निधन हो गया। तो उसके बाद जो उपराष्ट्रपति थे वो राष्ट्रपति बन गए कौन? बीडी जत्ती। तो बीडी जत्ती राष्ट्रपति के रूप में, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में आकर के कार्यभार संभालते हैं राष्ट्रपति जी का। तो ये 1977 में। फिर उसके बाद एक व्यक्ति आते हैं नीलम संजीव रेड्डी, और नीलम संजीव रेड्डी जो थे वह राष्ट्रपति बनते हैं कब से कब तक? तो 1977 से 1982 तक ले। तो 1977 से 1982 तक ले राष्ट्रपति के पद पर नीलम संजीव रेड्डी जी रहते हैं, और यह निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र भारत के राष्ट्रपति। कई बार यह क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है कि भारत में कौन से ऐसे राष्ट्रपति है जो निर्विरोध चुने गए? तो नीलम संजीव रेड्डी जी का नाम आता है। याद रखेंगे हम लोग, और आसानी से एग्जाम्स में जब आएगा तो टिक कर पाएंगे। नेक्स्ट है 10th नंबर के कौन से राष्ट्रपति बने थे? तो ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह का अगर हम देखेंगे कि टाइम पीरियड कब से कब तक है, तो 1982 से 87, ज्ञानी जैल सिंह। और ये पहले सिख राष्ट्रपति है। देखिए, पहले तो राष्ट्रपति हो गया, पहले मुस्लिम कहेंगे तो जाकिर हुसैन, पहले सिख कहेगा तो कौन हो जाएगा? ज्ञानी जैल सिंह। ये भी क्वेश्चन में आता है, तो ध्यान रखेंगे चीज़ों को हम। नेक्स्ट आता है 11 नंबर के आर वेंकट रमन। आर वेंकट रमन का कार्यकाल देखेंगे तो 1987 से 92 तक ले इनका टाइम पीरियड रहा राष्ट्रपति के पद पर। अब और तो ये ज्ञानी जैल सिंह तो पहले सिख हैं। ये पहले दलित व्यक्ति जो राष्ट्रपति बने थे, आर के नारायण। उसके बाद आता है एकदम इम्पोर्टेंट एपीजे अब्दुल कलाम। वैसे सब इम्पोर्टेंट है अपने आप में ही, क्वेश्चन जहाँ से पूछेगा सारा इम्पोर्टेंट ही है। तो एक ये रहा आपका 14 नंबर के राष्ट्रपति के रूप में। अगर राष्ट्रपति के क्रम में हम देखेंगे तो ये एपीजे अब्दुल कलाम 14 नंबर के थे, राष्ट्रपति बने थे। और इनका टाइम पीरियड अगर देखते हैं तो 2002 से 2007 तक ले रहा। और यह भारत के पहले वैज्ञानिक है जो राष्ट्रपति के पद पर आए। तो वैज्ञानिक एक थे और राष्ट्रपति के पद पर आसीन होने वाले पहले व्यक्ति में एपीजे अब्दुल कलाम का नाम आता है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारत की पहली महिला जो राष्ट्रपति के पद पर आसीन होती है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और इनका टाइम पीरियड एकदम याद रखेंगे हम लोग, 2007 से 2012 तक ले। एपीजे अब्दुल कलाम जी का 2002 से 2007, और प्रतिभा देवी पाटिल जो देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी भारत की, उनका टाइम पीरियड 2007 से 2012 तक ले। उसके बाद आता है 16 नंबर का जो राष्ट्रपति के क्रम में प्रणब मुखर्जी। इनका टाइम पीरियड है तो 2012 से लेकर के 2017 तक ले। और यह वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री भी थे, और उसके बाद जाकर के ये राष्ट्रपति बने। नेक्स्ट आता है 17 नंबर के राष्ट्रपति का क्रम रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद का टाइम पीरियड अगर देखें तो 2017 से लेकर के 2022 तक ले। और लास्ट है 18 नंबर का द्रौपदी मुर्मू। इनका 2022 में ये राष्ट्रपति बनी थी और अभी तक ये पद पर है ही। तो लास्ट है अभी। और ये क्रम याद रखेंगे तो करंट में भी आ सकता है क्वेश्चन कि राष्ट्रपति का क्रम बताइए अभी जो वर्तमान में है द्रौपदी मुर्मू जी। तो इनका क्रम रहेगा 18 और
कब से कब तक, तो 2022 से ये तो है ही, 5 साल तक ले रहेंगी, अब तक वर्तमान टाइम में है तो इसीलिए अब तक रखेंगे। और यह पहली आदिवासी महिला है जो राष्ट्रपति बनी है। जैसे अभी हमने बताया कि पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल, उसी तरह से पहली जनजाति महिला कहेगा कि कौन सी जनजाति महिला के रूप में राष्ट्रपति बनी थी पहली, तो द्रौपदी मुर्मू जी। ये सारा हमने आपको राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी क्रम थे उसके बारे में हम अभी बताएं। और मुझे लग रहा है कि राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ जो भी पॉइंट था मैंने इतना बेहतर ढंग से सब क्लियर करवाया, और राष्ट्रपति के जो टाइम है उनको भी लेकर के आपको बता दिए। अब तक जितने राष्ट्रपति हुए हैं भारत में उसके बारे में भी हम बता दिए। अब मुझे नहीं लग रहा है कि राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ और भी कुछ पॉइंट आउट होगा, अगर होगा भी तो वो क्वेश्चन के हिसाब से जब हम क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पर देख करके निकाल सकता है, तो वो आपको समझ में बिल्कुल आ जाएगा और आप आसानी से उसे सही कर लीजिएगा। तो ये रहा आज का हमारा क्लास। आपको कैसा लगता है हमारा क्लास कमेंट करके जरूर बताएं। और पॉलिटी का सेशन ये स्टार्ट हुआ है तो ये आप लोगों के ही उम्मीद से, ताकि आप इसको बढ़ा सकें और आपका जो रिस्पॉन्स रहेगा अच्छा, तो मैं सारा पूरा चैप्टर इसको कराएंगे और उसके अलावा भी और सारे जो सब्जेक्ट है उसको भी कराने का कोशिश करेंगे। तो आपको कैसा लगता है कमेंट करके बताएं। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।